वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल दृष्टि IAS इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे के बारे में। GS पेपर 2 न्यायिक घटनाक्रम SC/ST एक्ट से संबंधित बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक ये है आपका पदोन्नति में आरक्षण। ठीक है, पदोन्नति में आरक्षण से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक पदों पर पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है और राज्य को इस संदर्भ में बाध्य नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीश L नागेश्वर राव और न्यायाधीश हेमंत गुप्ता की 2 सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में कहा कि न्यायालय सरकारों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने हेतु आदेश जारी नहीं करता है। न्यायालय के अनुसार यद्यपि संविधान का आर्टिकल 16(4) अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 16(4)(a) अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 16(4)(a) अनुच्छेद 16(4)(a) दोनों ये राज्य को अनुसूचित जातियों SC और ST के लिए, इसमें SC के लिए और इसमें ST के लिए प्रोन्नति में आरक्षण देने का अधिकार देता है, किंतु ऐसा करना राज्य सरकारों के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। हालांकि यदि वे राज्य सरकारें अपने विवेक का उपयोग करते हुए प्रोन्नति में आरक्षण प्रदान करना चाहते हैं तो उन्हें सार्वजनिक सेवाओं में उस वर्ग विशेष के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता संबंध मात्रात्मक डेटा एकत्रित करना होगा। इस प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के संबंध में आंकड़े का संग्रह आरक्षण प्रदान करने के लिए एक पूर्ण आवश्यक माना गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो वहां पर अनुसूचित जाति जनजाति बहुत अधिक मात्रा में है और उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी बेहतर होगी, उसके पश्चात भी उन्हें प्रोन्नति में आरक्षण दिया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थापित आरक्षण, विशेष तौर पर पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था का गहन विश्लेषण कर सर्वोच्च न्यायालय ने हालिया में कुछ निर्णय दिए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले हम देखें थोड़ा सा एक सर्वोच्च न्यायालय की जो पृष्ठभूमि में मैं आपको बता दूं। 2012 में उत्तराखंड सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान किए बिना ही राज्य की लोक सेवा के सभी पदों में भर्ती की गई थी, जिसके पश्चात उत्तराखंड सरकार के इस निर्णय को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार के निर्णय को खारिज कर दिया, किंतु राज्य सरकार ने अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी। ठीक है, तो अब इसमें पदोन्नति में आरक्षण के विषय में संविधान क्या कहता है, तो चलिए हम बताते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक पदों पर अवसर की समानता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इनमें अनुच्छेद 16(a) के अनुसार राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। दूसरा इसमें कहा गया 16(2) के अनुसार राज्य के अधीन किसी भी पद के संबंध में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या निवास या इनमें से किसी भी आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा, ना ही उनमें भेदभाव किया जाएगा। उसके बाद 16(4) और 16(4)(a) में सार्वजनिक पदों के संबंध में सकारात्मक भेदभाव व सकारात्मक कार्रवाई का आधार प्रदान किया गया। संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अनुसार राज्य सरकारें अपने नागरिकों के उन सभी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण हेतु प्रावधान कर सकती है। यहाँ याद रखिएगा, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण हेतु प्रावधान कर सकती है जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। उसके बाद 16(4)(a) के अनुसार राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान नहीं कर सकती है यदि राज्य की राय में राज्य सरकार के अधीन सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
ठीक है। तो ये SC/ST के लिए कहा गया है 16(4) और 16(4)A में कि अगर उनका कोई भी पर्याप्त जो उनका प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनको पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। भारत में आरक्षण की व्यवस्था का क्या प्रावधान है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, भारत की सदियों पुरानी जाति व्यवस्था और छुआछूत जैसी कुप्रथाओं से देश में आरक्षण की व्यवस्था की उत्पत्ति का प्रमुख कारण माना जाता है। सरल शब्दों में आरक्षण का अभिप्राय सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थाओं, विधायिकाओं में एक विशेष वर्ग को पहुंच वहां पर आसान बनाने के लिए किया गया था। इन वर्गों को उनकी जातिगत पहचान के कारण ऐतिहासिक रूप से कई अन्यायों का सामना करना पड़ा। 1882 में विलियम हंटर और ज्योतिबा फूले ने मूल रूप से जाति आधारित आरक्षण प्रणाली की कल्पना की थी। किसने की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1882 में विलियम हंटर और ज्योतिबा राव फूले ने यहाँ पर सर्वप्रथम मूल रूप से जाति आधारित आरक्षण की प्रणाली की कल्पना की थी। आरक्षण की मौजूदा प्रणाली को सही मायने में 1933 में पेश किया गया था, जब तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिकता आधारित अधिनिर्णय दिया था। इस अधिनिर्णय के तहत मुसलमानों, सिखों, भारतीय राज्यों, एंग्लो इंडियन, यूरोपियों और दलितों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों का प्रावधान किया गया था। आजादी के पश्चात शुरुआती दौर में मात्र SC/ST समुदाय से संबंधित लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, किंतु वर्ष 1991 में मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी आरक्षण की सीमा में शामिल किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं पदोन्नति में आरक्षण की क्या पृष्ठभूमि रही है। तो नवंबर 1992 को इंदिरा साहनी मामले में ओबीसी आरक्षण का फैसला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने पदोन्नति में SC/ST समुदाय को दिए जा रहे आरक्षण पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए इसे 5 वर्ष के लिए ही लागू रखने का आदेश दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने प्रश्न चिन्ह लगाया था। 1992 में इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के बाद से ही मामला विवादों में। हालांकि 1995 में संसद ने 77वां संविधान संशोधन पारित कर पदोन्नति में आरक्षण को जारी रखा था। कब जारी किया गया था? 77वां संविधान संशोधन 1995 में। इस बात को याद रखिएगा। ओके, इस संशोधन में यह प्रावधान किया गया था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि पदोन्नति में आरक्षण दे सकती है, किंतु यह मामला फिर सर्वोच्च न्यायालय में चला गया। तब न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि इस संदर्भ में आरक्षण तो दिया जा सकता है, लेकिन वरिष्ठता नहीं मिलेगी। इसके पश्चात 85 में संविधान संशोधन पारित किया गया। इसके माध्यम से परिणामी वरिष्ठता मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी की व्यवस्था की गई। पदोन्नति में SC/ST की तत्कालीन स्थिति नागराज और अन्य बनाम भारत सरकार बाद में सर्वोच्च न्यायालय में 2006 के निर्णय के पश्चात पुनः बदल दी गई। इसमें कहा गया कि 77वें और 85वें संविधान संशोधन को सामान्य वर्ग अभ्यर्थियों द्वारा चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने अपने निर्णय में इन संवैधानिक संशोधनों को सही ठहराया, किंतु पदोन्नति में आरक्षण के लिए 3 मापदंड निर्धारित किए। पहला, SC और ST समुदाय को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है। दूसरा इसमें क्या उन्होंने बताया इसमें सार्वजनिक पदों पर SC/ST समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए। तीसरा, इस प्रकार आरक्षण की नीति का प्रशासन की समग्र दक्षता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कितने ही अच्छे तरीके से इसको निपटाया। यहाँ पे जो हमारी विधायिका है उसे भी उन्होंने नहीं गलत ठहराया, लेकिन इन्होंने ये जो 3 कठिन यहाँ पर अवरोध खड़े कर दिए। देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि इन 3 कठिन अवरोधों के कारण कहीं ना कहीं जो पदोन्नति में आरक्षण है वो बहुत कम हो गया होगा। तत्पश्चात 2018 में जनरल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला देते हुए कहा कि पदोन्नति में आरक्षण के लिए राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पिछड़ेपन से संबंधित मात्रात्मक डेटा एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने इसमें ऐसा कह दिया था। अब पदोन्नति के आरक्षण में कुछ पक्ष और कुछ विपक्ष है, वो भी हम देख लेते हैं क्या पक्ष है क्या विपक्ष है। तो जब हमें क्रिटिकल एनालिसिस करना होगा तो हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, आरक्षण के पक्ष में कुछ
इसमें बताया गया है कि देखिए आरक्षण को एक प्रकार से सकारात्मक भेदभाव के रूप में देखा जाता है। सकारात्मक भेदभाव एक सरकारी नीति होती है जिसमें कमजोर वर्गों के माध्यम से या मध्य समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपनाया जाता है ताकि उन्हें सामाजिक अन्याय से सुरक्षा प्रदान की जा सके। सामान्यतः इसका अर्थ रोजगार और शिक्षा तक पहुंच में समाज के हाशिए के वर्गों को प्राथमिकता देने से होता है। आरक्षण के कारण विभिन्न स्तरों पर एससी और एसटी समुदाय के प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, किंतु वरिष्ठ स्तरों पर अब भी पक्षपात के कारण एससी और एसटी समुदाय का प्रतिनिधित्व काफी कम है। 2017 में आंकड़े दर्शाते हैं कि उस वर्ष सचिव स्तर पर मात्र 4 अधिकारी ही एससी और एसटी समुदाय के थे। एससी और एसटी समुदाय से संबंधित लोग 2000 से अधिक वर्षों तक संपत्ति और शिक्षा जैसे अधिकारों से वंचित रहे हैं। उन्हें आज भी छुआछूत जैसी कुप्रथाओं और सामाजिक स्तर पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अब इसके विपक्ष में कुछ पक्ष हम देखें कि विपक्ष में क्या है, तो देखिए आरक्षण में पदोन्नति के आलोचकों का मानना है कि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक स्तर में सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना है, किंतु पदोन्नति में इसे लागू करने की वजह से यह विपरीत कार्य करता है और इससे पहले समान स्तर पर मौजूद लोगों के साथ असमानता का व्यवहार करता है। रोजगार और पद प्राप्त करना सामाजिक भेदभाव समाज की समाप्ति को सुनिश्चित नहीं करता है, अतः इसे पिछड़ेपन के आकलन हेतु एकमात्र साधन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके अलावा इसके संदर्भ में कुछ आलोचकों का मानना है कि सार्वजनिक पदों पर आरक्षण देने से यह प्रशासन की दक्षता में कमी ला सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक आलोचना की जाती है। इसमें आगे की राय हम इसका निष्कर्ष देखें तो देखिए वस्तुतः आरक्षण भारत में सदैव एक ही ज्वलंत मुद्दा रहा है और समय समय पर इसको लेकर विवाद भी हुए हैं। विशेषज्ञों ने कई मौकों पर स्पष्ट किया है कि आरक्षण एकमात्र उद्देश्य आर्थिक स्तर पर समानता लाना नहीं, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक स्तर पर समानता लाना है। सार्वजनिक पदों पर पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित अस्पष्टता से निपटने के लिए एक व्यापक कानून की आवश्यकता है। इस व्यापक कानून के माध्यम से मौजूदा अस्पष्ट विषयों जैसे दक्षता का अपरिभाषित मापदंड, पिछड़ेपन में मूल्यांकन में पारदर्शिता का अभाव आदि को भी संबोधित किया जाना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।